गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पे। आज आप लोगों को यूपीएससी एग्ज़ाम का जीएस पेपर प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आज का पेपर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों आर्म्ड फोर्सेस में सेवा हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी प्रदान की। किस संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आइए अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन 1 है, इस योजना का नाम अग्निपथ है तथा इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन 2 है, ये योजना सशस्त्र सेनाओं में 4 वर्ष के सेवा काल हेतु युवाओं की भर्ती को निर्देशित करेगी। हालांकि इस योजना के तहत ग्रेच्युटी एवं पेंशन जैसे लाभ नहीं प्रदान किए जाएंगे। और नंबर 3 है, इस योजना को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े रक्षा श्रम बल सुधार के रूप में देखा जा रहा है। ऑप्शन 4 है, इसके तहत 17.5 से लेकर 21 वर्ष आयु तक के उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं, जबकि 2022 की भर्ती प्रक्रिया हेतु अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया? आइए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या है? 1 और 2, केवल 2 और 4। ऑप्शन सी है 2, 3 और 4। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही हैं, 1, 2, 3 व 4। देखिए फिर से ऑप्शन पे आ जाइए आप लोग। देखिए क्वेश्चन था कि 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी प्रदान की। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, आपके कथन दिए गए हैं, कौन से सत्य है और कौन से असत्य है, हमें ये देखना है। तो नंबर 1 आप लोग देखिए कि इस योजना का नाम, देखिए नंबर 1 क्या है? इस योजना का नाम अग्निपथ है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखिए, यह योजना जो है सशस्त्र सेनाओं में 4 वर्ष के सेवा काल हेतु युवाओं की भर्ती को निर्देशित करेगी। हालांकि इस योजना के तहत ग्रेच्युटी एवं पेंशन जैसे लाभ नहीं प्रदान किए जाएंगे। थर्ड ऑप्शन क्या है? इस योजना को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े रक्षा श्रम बल सुधार के रूप में देखा जा रहा। इस तरह से ऑप्शन, एक सेकेंड, देखिए ऑप्शन 2, इस तरह से आपका ऑप्शन 2, 1 एंड 3 तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है। अब नंबर 4 आप देख लीजिए। नंबर 4 में है, इसके तहत जो है 17.5 से 21 वर्ष आयु तक के उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं, जबकि 2022 की भर्ती प्रक्रिया है तो अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष है। तो ये भी ऑप्शन सही है। इस तरह से आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, डी आंसर आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? उपर्युक्त सभी सही हैं। इस तरह से आपका आंसर क्या सही होगा देख लीजिए आप लोग, और आपका आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जून 2022 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 जारी किया गया। निम्नलिखित में से भारत का स्थान था। ऑप्शन ए क्या है? 121वां। ऑप्शन बी 81वां। ऑप्शन सी है 80वां। ऑप्शन डी है 180वां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, बताएं आप लोग, नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग, साथ साथ नोट डाउन करते चलिए अपने आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 180। ठीक है, भारत का क्या स्थान है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 180वां है। ठीक है, जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक जो है द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है, जो EPI एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड एल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो अर्थ इंस्टीट्यूट
स्थित है। द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन इन नेटवर्क की एक संयुक्त क्या ये परियोजना है। इस सूचकांक में जो है डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और 2020 में भी जो है डेनमार्क जो है प्रथम स्थान पर था। यूनाइटेड किंगडम को जो है कौन सा स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला है तथा फिनलैंड को तीसरा स्थान मिला है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है, 180वां स्थान है। अंतिम स्थान पे भारत है जो कि 18.9 स्कोर के साथ है। ठीक है, अंतिम स्थान पे भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI 2021 और 22 जारी किया गया। इस सूचकांक का संस्करण है पहला संस्करण, ऑप्शन बी है दूसरा संस्करण, ऑप्शन सी है तीसरा संस्करण, ऑप्शन डी है चौथा संस्करण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चौथा संस्करण। जो ये इस सूचकांक का प्रथम संस्करण है, ये जो है वर्ष 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी 7 जून के अवसर पर जारी किया गया था। कब जारी किया गया था इस सूचकांक का प्रथम संस्करण? वर्ष 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो कि 7 दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। और ये इसका जो है कौन सा संस्करण है, ये इसका चौथा संस्करण है। और इस सूचकांक के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक बड़े राज्य, दूसरा छोटे राज्य, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश। जो बड़े राज्यों में शीर्ष 3 कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला तो है आपका तमिलनाडु। ठीक है, पहला आपका कौन सा है? तमिलनाडु देखिए, और बड़े राज्यों में। और उसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, और तीसरा आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ये आपके 3 राज्य हैं जो बड़े राज्यों में शामिल हैं। और बड़े राज्यों में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो कौन सा उत्तर प्रदेश को स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। और बड़े राज्यों में जो अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है वो किसे प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। किसे? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को जो है अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। इस तरह से वह 17वें स्थान पे है। ठीक है, आंध्र प्रदेश 17वें स्थान पे है और उसे अंतिम स्थान प्रदान किया गया है। समझ आ रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? हाँ, और इसी तरह से अगर हम देखें तो कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 छोटे राज्य कौन से हैं, क्योंकि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छोटे राज्य कौन से हैं। तो नंबर 1 पे तो आप कह सकते हैं गोवा है। ठीक है, और नंबर 2 पे आपका मणिपुर है। ठीक है, मणिपुर। और तीसरे नंबर पे आपका सिक्किम होगा। तीसरे नंबर पे आपका सिक्किम राज्य होगा। ठीक है, छोटे राज्यों की श्रेणी में कुल 21 अंकों के साथ जो अरुणाचल प्रदेश है वो अंतिम स्थान पे था। तो अंतिम स्थान पे किस पायदान पे थे? तो 8वें पायदान पे आपका अरुणाचल प्रदेश था अंतिम स्थान पे। और शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे जो है फर्स्ट नंबर पे था जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपका था जम्मू एंड कश्मीर। और सेकंड नंबर पे आपका था दिल्ली। सेकंड नंबर पे दिल्ली हो जाएगा आपका। और थर्ड नंबर पे हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, थर्ड नंबर पे हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में अंतिम स्थान की बात की जाए तो कौन आ जाएगा? अंतिम स्थान पे आपका आ जाएगा लक्षद्वीप। कौन आ जाएगा? लक्षद्वीप। और अगर लक्षद्वीप में पूछा जाए किस पायदान पे था अंतिम स्थान पे होते हुए, तो ये 8वें स्थान पे था। ठीक है, 8वां पायदान पे था लक्षद्वीप, जो कि इसका केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप अंतिम स्थान इसका था 8वें पायदान पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है केरल में और ऑप्शन डी है गुजरात में। देखिए ऑप्शन डी है गुजरात में। तो आपका आंसर क्या सही होगा? आपका आंसर होगा, एक बार क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, देख लीजिए। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया। ठीक है, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात में। ठीक है, गुजरात के जो कहाँ पे गुजरात में किया गया, अगर आपसे डीप में थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया गया तो गुजरात के कलोल में निर्मित नैनो यूरिया कहाँ निर्मित है? गुजरात के कलोल में। ठीक है, देख लीजिए, ऐसे लिखा जाएगा आपका। गुजरात के कलोल में निर्मित नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। भारत में जो नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करने वाला ये विश्व का प्रथम देश है। ठीक है, विश्व का प्रथम देश है भारत नैनो यूरिया का जो व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश है। और भारत में यूरिया का दूसरा बड़ा, ठीक है, भारत में जो यूरिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ठीक है, भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और यूरिया के उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है। और ये जो है इफ़को द्वारा विकसित किया गया है। अच्छा, आपसे अगर देखा जाए तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि नैनो यूरिया है क्या और इसका क्या मतलब है। जैसे नैनो यूरिया है क्या, वर्तमान में भारत में उर्वरकों का बहुत ज़्यादा व असंतुलित उपयोग हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे मिट्टी की जो है गुणवत्ता खराब हो रही है और इसके उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से क्या हो रहा है कि जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण भी हो रहा है। और इस संदर्भ में जो नैनो यूरिया एक ऐसा उत्पाद है जो यूरिया के उपयोग को 50% तक कम करके इन समस्याओं को हल करने में मदद करेगा। और इसको जो इफ़को जो है नैनो यूरिया नैनो प्रौद्योगिकी आधारित एक क्रांतिकारी कृषि आदान है जो पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। अच्छा, इसके लाभ क्या हैं? अगर आपसे पूछा जाए डिटेल में थोड़ा सा कि इसके लाभ क्या हैं, तो इससे क्या होगा? इसकी उच्च पैदावार होगी और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी, भोजन की बेहतर गुणवत्ता होगी और रासायनिक उर्वरक उपयोग में भी कमी आएगी और पर्यावरण हितैषी भी है ये, और पर्यावरण एवं परिवहन में आसानी भी होगी। ठीक है, ये कहाँ पे शुरू किया गया? तो ये गुजरात में शुरू किया। अगेन क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन था कि 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। आपका डी आंसर सही होगा। ठीक है, क्या सही होगा आपका आंसर? देखिए डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, बाघ अभयारण्यों को अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन एक है, बाघ अभयारण्यों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की सलाह पर अधिसूचित किया जाता है। ऑप्शन टू है, ये है अधिसूचना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5) के प्रावधानों के तहत जारी की जाती है। और उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि बाघ अभयारण्यों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की सलाह पर अधिसूचित किया जाता है। ये ऑप्शन हमारा सही है। और ये अधिसूचना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 सब सेक्शन की बात की जाए तो 5 के प्रावधानों के तहत जारी की जाती है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आपका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों सही। यानी कि जब इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप लोग जान लें कि 16 मई 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा जो है रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी उनके द्वारा।
और रामगढ़ बिसधारी बाघ अभ्यारण्य राजस्थान के बूंदी यानी भीलवाड़ा और कोटा जिलों में विस्तृत है। यह देश का कौन सा नंबर का अभ्यारण्य है? 52वां अभ्यारण्य है। इस तरह से अब तक देश में 52 अभ्यारण्य हो गए हैं। राजस्थान का जो है ये चौथा बाघ अभ्यारण्य है। इससे पहले जो है रणथंभौर में 2007 में, और सरिस्का में 2007 में, मुकुंदरा हिल्स में 2013 में, रामगढ़ बिसधारी जो है 2022 में विकसित किया गया था। और बाघ पैंथोरा टाइग्रिस जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्या है? बाघ पैंथोरा टाइग्रिस भारत का राष्ट्रीय पशु है। और मलेशिया एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ ही है। और इस तरह से विश्व बाघ दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। और नवीनतम बाघ गणना के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो यह है 2967 इतनी थी। ठीक है, कितनी थी बाघों की संख्या 2018 में? 2967 थी। और भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है बाघों की सर्वाधिक संख्या? मध्य प्रदेश में। और कितने हैं तक टोटल वहाँ पे? 526 बाघ अब तक वहाँ पे टोटल है। ठीक है, और सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है, जिनकी संख्या कितनी है? 6 है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में है। ठीक है, इसका ये पूरा डिटेल में आप लोग को नॉलेज हो गई है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर और कुछ इसमें जानना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसका आंसर आप लोगों को बताया जा चुका है। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2022 में महारजिस्ट्रार कार्यालय भारत सरकार द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार सबसे कम जन्म दर वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, सर्वाधिक जन्म दर जो है बिहार में रही। वहीं सबसे अगर देखा जाए कितनी थी? 25.5%। ठीक है, और अगर वही सबसे कम शिशु मृत्यु दर देखी जाए तो वो कहाँ थी? मिजोरम में। ठीक है, कहाँ थी? मिजोरम में। क्वेश्चन क्या है आपका कि मई 2022 में महारजिस्ट्रार कार्यालय भारत सरकार द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार सबसे कम जन्म दर वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है? बिहार है। और वहीं अगर सबसे कम शिशु मृत्यु दर पूछी जाए तो मिजोरम में रही है। और सर्वाधिक मृत्यु दर कहाँ पे रही है? छत्तीसगढ़ में रही है। कहाँ रही है सर्वाधिक मृत्यु दर? कहाँ रही है? छत्तीसगढ़ में रही है। और सर्वाधिक अगर शिशु मृत्यु दर देखी जाए तो कहाँ थी? एमपी में थी, मध्य प्रदेश में थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर रही है। और भारत के बड़े राज्यों में अगर सर्वाधिक जन्म दर देखी जाए तो बिहार में है। और सबसे कम देखा जाए तो केरल में है। कितना है केरल में? 13.2%। ठीक है, केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई। क्या है क्वेश्चन कि अगेन क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए मुंबई से ठाणे के बीच, ऑप्शन बी है कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के बीच, ऑप्शन सी है कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से औरंगाबाद महाराष्ट्र के बीच, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 से 20 मई 2022 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ था। ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी इस्तांबुल तुर्की में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इस्तांबुल तुर्की में। 8 मई से 20 मई के बीच में 2022 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ था इस्तांबुल तुर्की में। भारतीय मुक्केबाजों ने विश्व चैंपियनशिप में अपना अभियान एक स्वर्ण सहित कुल 3 पदक जीतकर जो है सफलतापूर्वक पूर्ण किया था। क्या अभियान था उनका? अभियान था विश्व चैंपियनशिप में अपना अभियान था एक स्वर्ण सहित कुल 3 पदक जीतकर सफलतापूर्वक इन्होंने इसे पूर्ण किया था। और निखत जरीन महिला है, फ्लाई वेट 50-52 की गिरा वजन में इन्होंने स्वर्ण पदक जो है जीता था। ये निखत जरीन इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज है। इनसे पहले जो थी वो कौन थी? वो मैरी कॉम है। मैरी कॉम ने कुल 6 स्वर्ण पदक, और सरिता देवी हैं, जेनी आरएल है और लेखा केसी ही हैं जो विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। ठीक है, जिसमें मैरी कॉम ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं अब तक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अष्टांग योग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्या है क्वेश्चन कि अष्टांग योग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए प्रीति सेनाय, ऑप्शन बी है प्रकाश सिंह, ऑप्शन सी है डॉक्टर सोनू फोगाट, ऑप्शन डी है नील पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर सोनू फोगाट। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अष्टांग योग नामक पुस्तक लिखी थी डॉक्टर सोनू फोगाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए है डेमन गलगुट को, ऑप्शन बी है डेविड डियोप को, ऑप्शन सी है डेविड डी एलन को, ऑप्शन डी है डेनिस पार्नेल सुलीवन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेनिस पार्नेल सुलीवन को। ठीक है, सुलीवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, ये अगर इनके बारे में पूछ लिया जाए कि ये कौन है और कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ हैं डेनिस पार्नेल सुलीवन को 23 मार्च 2022 को प्रदान किया गया। किसके द्वारा एबल पुरस्कार दिया गया? ये द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा। और ये थे कहाँ के? अमेरिका के थे। कौन थे? गणितज्ञ थे डेनिस पार्नेल सुलीवन, जिन्हें जो है 23 मार्च 2022 को 23 मार्च 2022 को जो है प्रदान किया गया था एबल पुरस्कार 2022। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एशिया के सबसे लंबे दांत वाला भोगेश्वर नामक हाथी जिसकी जून 2022 में मृत्यु हो गई, उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एरावत, ऑप्शन बी मिस्टर काबिनी, ऑप्शन सी गजराज, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिस्टर काबिनी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी होगा मिस्टर काबिनी। अच्छा, ये जो हाथी था, इस जंगली हाथी को मिस्टर काबिनी के नाम से जाना जाता था। और ये हाथी जो था, ये 11 जून 2022 को कर्नाटक के बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व के गुंद्रे रेंज में मृत पाया गया था। कहाँ पे मृत पाया गया था? जो टाइगर रिजर्व है बांदीपुर में, वहाँ पे एक जगह है गुंद्रे, क्या है, एक क्षेत्र है उस जगह पे गुंद्रे रेंज, जहाँ पे इन्हें जो है मृत पाया गया था। हाँ, जो हाथी है भोगेश्वर, इनके दोनों दांत क्रमशः की इनकी लंबाई भी कभी कभी इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जो कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो संभव होती हैं तो उसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसकी जो लंबाई थी 2.54 मीटर और 2.34 मीटर लंबे थे। इसके दांतों की लंबाई दी गई थी कि इनके क्रमशः जो दांत थे 2.5 मीटर और 2.34 मीटर लंबे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जून 2022 में किस राज्य ने केरल के छात्रों हेतु एक कौशल कार्यक्रम नलयथिरन
कल की क्षमता शुरू किया गया। नलयथिरन यानी कल की क्षमता शुरू किया गया। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। जून 2022 में किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों हेतु एक कौशल कार्यक्रम यानी नलयथिरन कल की क्षमता शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें हमें सुमेल कराना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कराइए। ये देखिए समस्थानिक और इनका अनुप्रयोग दिया हुआ है। तो पहले हम कार्बन को देख लेते हैं। कार्बन किस पृथ्वी की आयु की गणना में, यही मैच कराते चलते हैं, हम ऑप्शन बाद में देख लेंगे। पहले आप यहीं पे मैच करा लीजिए। कार्बन का कार्य क्या है? इसका प्रयोग पृथ्वी की आयु की गणना करना, ठीक है। और कोबाल्ट को देखा जाए तो कोबाल्ट जो है कैंसर के उपचार में काम आता है, ठीक है। और आयोडीन जो है, आयोडीन घेंघा रोगों के उपचार के लिए काम आता है। और यूरेनियम को देखा जाए तो ये नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से इसका आंसर जो सही होगा वो होगा 2314। क्या सही होगा? 2314। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा। ये देखते हैं ऑप्शन किस में है, 2314। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ठीक है। 2314 ए में दिया हुआ है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी है सोडियम स्ट्रेट, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पोटेशियम नाइट्रेट। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बारूद बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का होता है। अच्छा, यहीं पे आप देख लीजिए कि मैग्नीशियम किस यूज़ में आता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है आपका, ये निम्न रक्तचाप को नियंत्रण करने में, अगर सोडियम स्टेरॉइड की बात की जाए तो ये साबुन निर्माण में कार्य आता है। कहाँ है सोडियम स्टेरॉइड? ये साबुन निर्माण में कार्य आता है। और मैग्नीशियम जो है निम्न रक्तचाप नियंत्रण के लिए होता है। और कैल्शियम सल्फेट जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा जो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि फोटोग्राफर के फ्लैशगन में से चमकीले प्रकाश का निकलना देखा जाता है। निम्नलिखित में से किस आदर्श गैस की उपस्थिति के कारण ये चमक होती है? ठीक है। ऑप्शन ए है आर्गन, ऑप्शन बी है नियॉन, ऑप्शन सी है जिनॉन, ऑप्शन डी है हीलियम। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन है फोटोग्राफर के फ्लैश गन से चमकीले प्रकाश का निकलना देखा जाता है। निम्नलिखित में से किस आदर्श गैस की उपस्थिति के कारण ये चमक होती है? ऑप्शन ए देख चुके हैं आप ऑप्शन, तो इसका आंसर जो राइट होगा वो ऑप्शन सी होगा जिनॉन। जिनॉन ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए जी, ये जिनॉन, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा जिनान। फोटोग्राफर के जो फ्लैश गन से निकलने वाला चमकीला पदार्थ है ये जिनेन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। और इसके अतिरिक्त जिनेन गैस का प्रयोग जो है विकिरण संसूचना चिकित्सा क्षेत्र आदि में किया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। इसे देख लीजिए आप लोग। रेयॉन और नायलॉन, टेरिलॉन और एक्रिलिक, इनका हमें देखना है क्या उपयोग है। आइए देखते हैं रेयॉन को पहले। रेयॉन ये कृत्रिम रेशा कहलाता है, ठीक है। ये ए का हो जाएगा 2, ठीक है। ये कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। और नायलॉन जो होता है ये इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है, नायलॉन। और टेरिलॉन जो होता है, टेरिलॉन ये एक पॉलिस्टर है। और एक्रिलिक जो होता है इसका उपयोग जो है ऊन, स्वेटर तथा शॉल बनाने में होता है। रेयॉन, टेरिलॉन, ठीक है। इस तरह से आपका जो आंसर होगा इसमें 2134 देख लीजिए। इसका आंसर होगा आपका 2134। आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए
ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या है। गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑप्शन बी है उच्च वायुमंडलीय दाब के द्वारा, ऑप्शन सी है उच्च जल दाब के द्वारा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च जल दाब के कारण गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है। ठीक है, उच्च जल दाब के कारण गोताखोर गोता लगाते समय जो है पानी में गहराई में चला जाता है जहाँ पानी का उच्च दाब होता है। यही कारण है कि गोताखोर के कान का पर्दा क्षतिग्रस्त हो जाता है। जो द्रव के द्वारा उत्पन्न दाब द्रव की ऊंचाई व उसके घनत्व के समानुपाती होता है। ठीक है, जो द्रव होता है, द्रव के द्वारा उत्पन्न जो दाब और द्रव की ऊंचाई व उसके घनत्व के जो समानुपाती होता है, इसी कारण से जो है ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या सही है? सी ऑप्शन सही है, आंसर होगा उच्च जल दाब के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक प्रकाशीय तंतु के माध्यम से प्रकाश संकेत के संचरण के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय परिघटना है। ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन और ऑप्शन डी है अपवर्तन। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। क्वेश्चन क्या है अगेन देख लीजिए। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए बायां लिंद, ऑप्शन बी है महाशिरा, ऑप्शन सी है महाधमनी, ऑप्शन डी है फुफ्फुसीय शिराएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाशिरा। क्या होगा आंसर इसका? महाशिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है। क्या है क्वेश्चन कि विटामिनों में से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि विटामिन डी। विटामिन डी जो है एक ऐसा विटामिन है जो क्या करता है हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है। ठीक है, ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को क्या करती है? नियंत्रित करती हैं और इन्हें सहायक आहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? सहायक आहार भी कहा जाता है। और विटामिन जो है मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते, जो कि विटामिन जैसे के तथा विटामिन डी इसके अपवाद हैं। ये त्वचा में संश्लेषित रहने वाले विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग होता है। इसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं। ठीक है, ये विटामिन डी की और ई की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन के और विटामिन डी इसके अपवाद हैं। ठीक है, इनमें जो है ये जो है त्वचा में क्या होती है? संश्लेषित होती हैं। तथा विटामिन जो डी है त्वचा में जो संश्लेषित रहने वाली विटामिन डी है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। इसमें होता क्या है? इससे अस्थियां जो है मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसका आंसर आप लोग को पता ही हो गया है। देख लीजिए, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है? तो विटामिन डी है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये है क्वेश्चन कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। स्थान देख लीजिए और उसके बाद देश देखिए। ऑप्शन ए है मृत सागर। पहले इसे आप लोग देख लीजिए। पूछा गया है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है।
क्या है, सही सुमेलित है। पूछा है कौन सही सुमेलित है, तो देखिए इसमें से कौन सही सुमेलित है। मृत सागर यूएसए नहीं सुमेलित है, ठीक है। और इसी तरह है पंजशीर पाकिस्तान, ये भी नहीं सुमेलित है। सी है स्वात घाटी अफगानिस्तान, ये भी नहीं सुमेलित है। और दक्षिणी आल्पस न्यूजीलैंड, ये सुमेलित है, ठीक है। ये स्थान कहाँ है, ये न्यूजीलैंड में है। और फिर इस तरह से आप देख लीजिए मृत सागर कहाँ है, तो ये हो जाएगा जॉर्डन, मृत सागर जॉर्डन में, ठीक है। और पंजशीर घाटी कहाँ है, ये हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान, ये हो जाएगा अफगानिस्तान। और इसी तरह से देखा जाए स्वात घाटी, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान। कहाँ है ये, पाकिस्तान में, स्वात घाटी पाकिस्तान में। और इसमें सुमेलित क्या है, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में। तो इस तरह हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सुमेलित है, बाकी के सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कैंपोस तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थान आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, देख लीजिए। कैंपोस तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थान आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मध्य अफ्रीका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पूर्वी एशिया। तो इसमें से आपका आंसर क्या सही होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका। क्या हो जाएगा आंसर, दक्षिण अमेरिका, बी ऑप्शन सही होगा। जो उष्णकटिबंधीय, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि जो उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ, इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सवाना अफ्रीका में, कंपोज जो है ब्राज़ील में, लानोस जो है वेनेजुएला में और कोलंबिया, और उपयुक्त घास जो है भूमियाँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती हैं। सब कहाँ पाई जाती हैं, ये सब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन अगेन रिपीट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन देखिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कैंपोस तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थान आमतौर पे कहाँ पाया जाता है, तो ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए बोलीविया, ऑप्शन बी है पराग्वे, ऑप्शन सी है चिली, ऑप्शन डी है ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोलीविया, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जो मकर रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश हैं वो है, जान लीजिए कौन कौन से हैं दक्षिणी देश, जो दक्षिणी अमेरिका के देश हैं, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे तथा ब्राज़ील। और बोलीविया मकर रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपने जान लिया कि चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे तथा ब्राज़ील, बोलीविया जो है मकर रेखा पे स्थित नहीं है, बाकी ये सब मकर रेखा पे स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जनजातियाँ देखिए और इनके स्थान देखिए और कौन सा सुमेलित नहीं है ये देख लीजिए। इसमें आइए देखते हैं पिग्मी जनजाति जो है कहाँ पे, कांगो बेसिन पे, सही है, ठीक है, ये सुमेलित है। और उसके बाद है अंगामी जनजाति नागालैंड से है, ये भी सही है। और उसके बाद है ऑप्शन सी एनू जापान की है जनजाति, जापान की जनजाति है, ये भी सही है। और किर्गिज सूडान नहीं, ये सुमेलित नहीं है, किर्गिज का सूडान नहीं होगा। और कि जो है किर्गिज जो है मध्य एशिया है, ठीक है। किर्गिज, इसे किर्गिज या किर्गिज भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे आपको लोगों को ये लिखा मिल जाएगा, देख लीजिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो कन्फ्यूज़न हो, ये किर्गिज भी बोला जाता है इसे, ठीक है, ऐसे किर्गिज। और ये कहाँ की जनजाति है, ये जो है मध्य एशिया के, सूडान की नहीं है, ये मध्य एशिया की जनजाति है और ये सुमेलित नहीं है, इसलिए आंसर आपका जो होगा, एक सेकंड, ये मध्य एशिया की है, ठीक है। आपका आंसर डी होगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है।
ऑप्शन ए बोत्सवाना, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी वेनेजुएला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रूस। ठीक है, रूस जो है सबसे बड़ा हीरा का उत्पादक देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सन सिटी अवस्थित है, ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन डी मेक्सिको में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में। सी ऑप्शन सही होगा। जो सन सिटी एक लग्जरी रिसोर्ट है और कसिनो है जो दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में अवस्थित है। सन सिटी क्या है? सन सिटी एक लग्जरी रिसोर्ट है, कसिनो है जो दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पहले आप इसे देख लीजिए। झील है और नगर है। झीलें कहाँ पे स्थित हैं? देखिए, इरी है। इरी जो है कहाँ पे है? ये डेट्रॉयट में है। देखिए, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, इरी कहाँ पे है? इरी जो है आपका डेट्रॉयट। देखिए, पहले का दूसरा। मिशिगन, मिशिगन आपका मिशिगन झील जो है गैरी नगर में है। बी का तीसरा हो जाएगा। और ओंटारियो, ओंटारियो आपका हो जाएगा क्या? ओंटारियो आपका हो जाएगा 4। ओंटारियो हैमिल्टन। और सुपीरियर झील हो जाएगा डुलूथ। ठीक है, डुलूथ नगर में है सुपीरियर झील, डुलूथ नगर में। तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में 2, 3, 4, 1 है। देखिए 2, 3, 4, 1, इस तरह से आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी भी अर्थव्यवस्था में व्याप्त निर्धनता की समस्या के प्रमुख कारण हो सकते हैं। देखिए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 1 आधारिक संरचनाओं का अभाव, ऑप्शन 2 है मांग का अभाव, ऑप्शन 3 है अधिक जनसंख्या, ऑप्शन 4 है पूंजी का निर्माण। आपको बताना है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में व्याप्त निर्धनता की समस्या के प्रमुख कारण इसमें से कौन से हैं। तो आप लोग बताएं इसका क्या होगा। देखिए, इसका हो जाएगा आधारिक संरचनाओं का अभाव, बिल्कुल सही है। मांग का अभाव, ये भी सही है। अधिक जनसंख्या, ये भी सही है। पूंजी का निर्माण, ये भी सही है। इस तरह से आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। डी आंसर करेक्ट होगा। किसी भी देखा जाए तो किसी भी देश में निर्धनता उस देश की अर्थव्यवस्था में व्याप्त कई समस्याओं के कारण होता है, जैसे कि निम्न पूंजी निर्माण और आधारिक संरचनाओं का अभाव, और नंबर 3 जैसे मांग का अभाव और अत्यधिक जनसंख्या का दबाव और सामाजिक कल्याण या व्यवस्था का अभाव। ये सभी कारण हैं जिस किसी देश की जो कारण है किसी देश की निर्धनता। ठीक है, किसी भी देश की निर्धनता के लिए मुख्य कारण होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेन सूचकांक का संबंध है। ऑप्शन ए निर्धनता से, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार से, ऑप्शन सी बेरोजगारी से, ऑप्शन डी है शिक्षा से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निर्धनता से। सेन सूचकांक का संबंध है निर्धनता से है। निर्धनता के आकलन की जो सरकारी विधियों की सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने जो है वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने के प्रयास किए हैं। जो भी निर्धनता के आकलन की सरकारी जो तरीके हो सकते हैं, विधियां हो सकती हैं, उनकी सीमाओं के कारण जो है अनेक विद्वानों ने इसकी वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने का प्रयास किया है। और जो निर्धनता के आकलन हेतु जो है नोबेल पुरस्कार विजेता जो है अमर्त्य सेन ने एक सूचकांक का विकास किया जिसे एन सूचकांक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जो एन सूचकांक है इसका विकास किसने किया? इसका विकास जो है अमर्त्य सेन है, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है। इन्होंने जो है इसका विकास किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेन सूचकांक का
ठीक है, नेक्स्ट चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, सेन सूचकांक का संबंध है निर्धनता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा की बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए पहले। निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा की बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं। ऑप्शन ए कारपोरेट बॉन्ड, ऑप्शन बी है मसाला बॉन्ड, ऑप्शन सी है नगरीय म्यूनिसिपल बॉन्ड, ऑप्शन डी है शून्य कूपन बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मसाला बॉन्ड। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्व घाटे से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते, क्वेश्चन देखिए। राजस्व घाटे से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन ए प्राथमिक घाटा, ऑप्शन बी बजटीय घाटा, ऑप्शन सी है निवल राजकोषीय घाटा, ऑप्शन डी है प्रभावी राजस्व घाटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या प्राप्त होगा? प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होगा। जो राजस्व घाटे में केंद्र सरकार के ऐसे व्यय शामिल होते हैं, थोड़ा सा जानिए इसके बारे में, जो वह राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में देती है। ठीक है, राजस्व घाटे में केंद्र सरकार के कुछ ऐसे व्यय शामिल होते हैं जो वो राज्य सरकार को अनुदान के रूप में देती है। इससे कई विकासशील परिसंपत्तियों का क्या होता है? सृजन होता है, सृजन किया जाता है। इससे कई जो है, जैसे कोई चीज़ विकास करना है, कुछ करना है, तो उनका जो है सृजन किया जा सकता है। और प्रभावी राजस्व घाटे की प्राप्ति केंद्र सरकार के राजस्व घाटे में से उसके पूंजीगत परिसंपत्तियों संबंधी अनुदानों को घटाने से होती है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? ऑप्शन ए ब्याज दर, ऑप्शन बी है समृद्धि, ऑप्शन सी है समग्र व्यय, ऑप्शन डी है समग्र मांग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समृद्धि। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। और राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या होते हैं? तो इसके 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। और जैसे साम्य, समृद्धि और स्थिरता को प्राप्त करने का ये प्रयास करती है। क्या होते हैं इसके 3 मुख्य उद्देश्य? साम्य, समृद्धि और स्थिरता को प्राप्त करने का प्रयास, यही इसके 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में करों का भुगतान करना निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए नैतिक दायित्व है, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन सी कानूनी दायित्व है, ऑप्शन डी संवैधानिक दायित्व है। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कानूनी दायित्व है। भारत में करों का भुगतान करना कैसा दायित्व है? एक कानूनी दायित्व है। और ये जो है स्वर्ण सिंह समिति चाहती थी कि करों के भुगतान को मौलिक कर्तव्यों की सूची में रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करों का भुगतान जो है प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत जो है कानूनी दायित्व के अंतर्गत लाया गया है। ठीक है, ये जो किसके अंतर्गत आता है? कानूनी दायित्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि मुंडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है मुंडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन सी डी गुजरात। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डी होगा। देख लीजिए, ये डी हो जाएगा। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है, मुंडेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सुमेलित करना है आपको। देख लीजिए, पाणिनि सुमेलित कराइए। ये हो जाएगा अष्टाध्यायी, वात्स्यायन, वात्स्यायन, ये हो जाएगा कामसूत्र। ठीक है, बी का पहला। और चाणक्य तो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। ठीक है, और कलहड़ जो है राजतरंगिणी के रचयिता हैं। और इस तरह से आपका जो आंसर होगा ए का 3,
बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो आपका आंसर देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। इस तरह आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए हक का सर्व, ये जो सर्व लिखा है सर्व नहीं होगा, ये सर्व होगा। देखिए ऐसे लिखा जाएगा सर्व, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था प्रथम सुल्तान? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। हक के सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है? फिरोज तुगलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? ऑप्शन ए ख्वाजा अबू अब्दाल, ऑप्शन बी है शेख जियाउद्दीन अबुल जीवा, ऑप्शन सी है ख्वाजा बहाउद्दीन, ऑप्शन डी है शेख मुआउद्दीन। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ख्वाजा अबू अब्दाल। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये जो है सूफीवाद की चिश्तिया शासक का संस्थापक था। कौन था? ख्वाजा अबू अब्दाल। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। क्या है क्वेश्चन? भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो ने, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन ने, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। ठीक है, ये बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका है 39 नंबर। ठीक है, ये 49 नहीं होगा, ये आपका 39 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? क्या है क्वेश्चन कि भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है बीजी तिलक, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ए आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए हंटर आयोग, ऑप्शन बी है साइमन कमीशन, ऑप्शन सी है पील आयोग, ऑप्शन डी है पब्लिक सर्विस आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पील आयोग। थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए कि जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए जो है जुलाई 1858 में मेजर जनरल है जोनाथन पील, है ना, जोनाथन मेजर जनरल जो है जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन यानी पील आयोग का गठन किया, जिसके द्वारा जो है सेना के रेजिमेंटों की जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया था। जो रेजिमेंट थे उनको किस आधार पे जो है विभाजित किया गया था? जाति, समुदाय और धर्म के आधार पे विभाजित किया गया था। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लीजिए, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो भारतीय फौजों के नव संगठन से संबंधित है तो पील आयोग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनगणना 2021 का विषय क्या है? देखिए, जनगणना 2021 का विषय ऑप्शन ए सुरक्षित चुनाव, ऑप्शन बी है जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन सी है जन भागीदारों से जन कल्याण, ऑप्शन डी है जन की जनगणना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जन भागीदारी से जन कल्याण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वोच्च है जनगणना 2011 के अनुसार। अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, देख लीजिए। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वोच्च जनगणना 2011 के अनुसार है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? डी ऑप्शन होगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक, ये सर्वाधिक भी होता है और सार्वत्रिक भी होता है, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज न हो, ये क्या लिखा हुआ है। जो सार्वत्रिक लिखा है इसे आप सर्वाधिक भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, सर्वाधिक। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है जल वाष्प। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा कि कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन का कारण है? ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन बी है ओजोन परत का क्षरण, ऑप्शन सी है प्रदूषण और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि जलवायु परिवर्तन का कारण जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं, ओजोन परत का क्षरण भी है, प्रदूषण भी है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल देख लीजिए, कार्टेजेना प्रोटोकॉल। बायोसेफ्टी सुमेलित है, बिल्कुल सुमेलित है, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक, ये भी सही सुमेलित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत, ये भी सुमेलित है। और जो डी ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण, तो ये जो है सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। इस तरह से आपका जो आंसर सही होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है यानी कि UNFCCC से जुड़ा एक जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पार्टियों हेतु जो है प्रतिबद्ध करता है। जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्थिरीकरण और ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता के पुनर्निर्माण से जलवायु जो प्रणाली है उस पर मानव जीवन के हानिकारक प्रभाव को रोकना है, ना कि जल संरक्षण है, ठीक है। समझ गए आप? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये जल संरक्षण से संबंधित नहीं है। ये जो है एक क्या है क्योटो प्रोटोकॉल? ये एक UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती और लक्ष्यों को पार्टियों हेतु प्रतिबद्ध करता है। और जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्थिरीकरण और ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता के जो पुनर्निर्माण से जलवायु प्रणाली पर मानव जीवन के हानिकारक प्रभाव को रोकना है, ना कि जल संरक्षण को। क्या रोकना है? मानव जीवन के हानिकारक प्रभाव को रोकना, ना कि जल संरक्षण को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका डी ऑप्शन होगा, यही नहीं सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान पर ओजोन परत का संकेंद्रण सबसे अधिक है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी है ध्रुवों पर, ऑप्शन सी है उच्च अक्षांशों पर, ऑप्शन डी है सभी जगह एक समान है। तो इसका आंसर क्या होगा? किस स्थान पर ओजोन परत का संकेंद्रण सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा उच्च अक्षांशों पे
ओजोन परत का संकेंद्रण जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। इसका ए आंसर, एक सेकेंड देख लीजिए इसका ज़रा आंसर, इसका क्या आंसर सही होगा? इसका जो है ए ऑप्शन नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन अगेन देख लीजिए कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? तो किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? तो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कार्बन व्यापार का प्रतिपादन किसके तहत हुआ? ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है कोपेनहेगन प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है जोहान्सबर्ग प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? ऑप्शन ए मेलामाइन, ऑप्शन बी बेकेलाइट, ऑप्शन सी है पॉलिएस्टर, ऑप्शन डी है टेफ्लॉन। बताएं, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते, देख लीजिए। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो यह जो है मेलामाइन की होती, ठीक है, मेलामाइन की। ए आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सीरीज़ पसंद आ रही है, आपको टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रही है और आपके एग्ज़ाम में सहायक हो रही है, तो आपके प्रिपरेशन में आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग देख तो रहे हैं बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब भी किया कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और ठीक है, इसके बाद आपको अगेन दूसरा वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।